प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 8 जीव जन्म कैसे करते हैं या यूं कहें सजियों में जन्म अध्याय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कि इस अध्याय का अध्ययन करते समय आपके दिमाग में इन क्वेश्चनों को रहे कि ये क्वेश्चन है जो हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये अध्याय कितने अंक का है। तो बालकों, ये अध्याय हमारे 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का है। और इस अध्याय में एक क्वेश्चन 1 अंक का आएगा और 2 क्वेश्चन 2 अंक के आएंगे, यानी कि आपके 1 + 4 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो बालकों, पहले हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने से पूर्व कुछ बातें जानते हैं कि सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव में मुख्य जो अंतर है वो क्या है? तो हम देखते हैं कि जितने भी सजीव हैं वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और सजीवों में वृद्धि होती है। ये जो 2 क्रियाएं हैं यह सजीवों को निर्जीवों से अलग करती हैं। तो सजीवों में संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वह जनन कहलाती है। सजीवों में जनन की जो प्रक्रिया है वह 3 प्रकार से होती है। एक होती है अपने कायिक परिवर्धन या कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन और तीसरा होता है लैंगिक जनन। तो ये जनन 3 प्रकार से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन या कायिक परिवर्धन जैसे कि नाम से पता है, यानी कि काया शरीर के किसी भाग से संपूर्ण जीव के निर्माण की प्रक्रिया या नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कायिक जनन कहलाता है। और सामान्यतः कायिक जनन है वह पेड़ पौधों में होता है। इसमें जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, उसके द्वारा संपूर्ण पादप का क्या होता है? विकास होता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन सामान्यतः यह जनन अपने जीवाणु हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, उनके अंदर पाया जाता है। यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जीव द्वारा संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन, इसमें नर व मादा के संयोजन द्वारा जो जनन होता है, यूं कहें नर युग्मक व मादा युग्मक के सहयोग से जो जनन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये देखा हमने कि जनन है उसकी 3 विधियां हैं: कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। अब हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, और अलैंगिक जनन है उसमें जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे कि अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो अमीबा में जो जनन है वह द्विविखंडन विधि से होता है। यानी इसमें क्या होगा कि एक अमीबा जीव है वह 2 भागों में बढ़ जाएगा और कितने जीव बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो ये 2 द्विविखंडन विधि है, इसके द्वारा जनन है अमीबा में है, जीवाणु है उनमें होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अमीबा में जनन किस विधि से होता है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि प्लेज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है, या यूं कहें कि प्लेज्मोडियम में जनन डैश डैश होता है। तो क्या होता है, बहुविखंडन द्वारा होता है। इसमें जो प्लाज्मोडियम है वह कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक जो टुकड़ा है वह विकास करके एक नया प्लाज्मोडियम बना देता है। फिर है मुकुलन विधि से जनन होता है, यानी मुकुलन विधि से किन किन में जनन होता है। तो सबसे मोस्ट है ईस्ट और हाइड्रा। तो आप ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट में एलैंगिक जनन होता है तो किस विधि से होगा, मुकुलन विधि से होगा। आपसे पूछा जाए कि हाइड्रा में जनन होता है तो हाइड्रा में बालकों मुकुलन विधि से भी जनन होता है और हाइड्रा में पुनरुद्भवन की जो क्रिया है उसके द्वारा भी जनन होता है। फिर हम पूछे कि पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है, यानी कि पत्ती है उसके द्वारा कायिक जनन किस पादप में होता है। तो आपका उत्तर होगा ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। ब्रायोफिलम को सामान्य भाषा में पत्थर चट्टा कहते हैं। तो इसमें पत्ती के द्वारा क्या होता है, कायिक जनन होता है। फिर हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखो। तो कायिक प्रवर्धन के आपको 2 लाभ लिखने हैं। तो पहला जो लाभ है कि कायिक प्रवर्धन में हम उन पौधों की संतति को बनाए रख सकते हैं जिन पौधों के बीज नहीं पाए जाते हैं। जिन पौधों के बीज नहीं हैं, जैसे केला है, तो उनके पौधों का विकास है वो कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जा सकता है। दूसरा लाभ ये है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित पादप आनुवांशिक रूप से जनक पादप के समान होता है। तो ये दूसरा लाभ है। इसके अलावा हम देखें कि कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है उसमें शीघ्र ही पादप क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, यानी कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे कायिक प्रवर्धन के महत्वपूर्ण लाभ हैं। तो अगर आपसे 2 लाभ पूछा जाए तो पहला तो क्या होगा कि जनक पादप के समान आनुवांशिकता होती है। दूसरा, इस विधि से बीज रहित पादप तैयार किए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक लिंगी पुष्प के उदाहरण लिखो। अब देखिए बालकों कि जो पुष्प हैं, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक जननांग पाया जाता है, एक जननांग पाया जाता है, या तो उसमें क्या होगा, स्त्री केसर होगा या क्या होगा, पुंकेसर होगा। पुष्प में 2 जननांग होते हैं। मादा जननांग है उसका नाम स्त्री केसर है। मादा जननांग का नाम क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और नर जननांग का नाम क्या है, पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर। ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। तो जिस पौधे में केवल एक जननांग होगा वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, तरबूज। आपसे पूछा जाए एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक जननांग पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता, तरबूज। फिर बात करते हैं उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण लिखो। अब आपसे पूछ ले जाए कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो ऐसा पुष्प जिसमें नर जननांग भी पाया जाता है और मादा जननांग भी पाया जाता है, यानी दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, गुड़हल,
और सरसों। क्या है? गुड़हल व सरसों। तो ये हम देखते हैं कि हमारे क्या है छोटे क्वेश्चन है जो इस अध्याय में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की, जो 2 नंबर के आएंगे। प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया का सचित्र वर्णन करो। अब आपको बात आती है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। पुन का मतलब होता है दोबारा, रुद्र का मतलब होता है अंग, भवन का मतलब टॉपिक। अर्थात कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनमें शरीर के किसी भाग या टुकड़े से संपूर्ण जीव का विकास होता है। संपूर्ण जीव का क्या होता है? विकास होता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। तो शरीर के किसी काट या किसी हिस्से से संपूर्ण जीव के विकास की प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। और पुनरुद्भवन द्वारा जनन है वह प्लैनेरिया और हाइड्रा में होता है। फिर आपको पूछा जाए कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करो। तो बालकों, इसका जो वर्णन है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि जो हाइड्रा का जीव है, जो हाइड्रा का जीव है, उसके शरीर से एक गांठनुमा अतिवर्धी निकलती है। गांठनुमा क्या निकलती है? अतिवर्धी निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहेंगे? मुकुल। और इस मुकुल में हाइड्रा के जो जीव है उसके जीव द्रव्य का विभाजन होकर टुकड़ों में एकत्रित हो जाता है। और जब अंकुल परिस्थिति आती है तो ये जो मुकुल है यह हाइड्रा के शरीर से अलग होकर नए हाइड्रा को क्या करती है? जन्म देती है। फिर आपको पूछा जाए कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाओ। इसमें आपको पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पुष्प होता है, पुष्प का जो प्रारूप होता है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर का जो भाग होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। दूसरा जो भाग होता है उसे दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और ये जो 2 भाग हैं इनको सहायक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। तीसरा जो भाग है उसे हम पुंकेसर कहते हैं और ये पुष्प का नर भाग है। कैसा भाग है? नर भाग है। और चौथा जो भाग है उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो पुंकेसर और स्त्री केसर ये जो 2 भाग हैं ये पुष्प के जननांग हैं। क्या है? जननांग। इस प्रकार से सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं और उनका आपको इस चित्र में दर्शाकर चित्र बनाना है। फिर बात करते हैं परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। परागण देखिए, जो पुष्प है, पुष्प के परागकणों का, पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को, पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब ये जो परागण है यह जीवों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा हो सकता है। ये कितने प्रकार का होता है? तो परागण है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण, यानी कि जब एक ही पुष्प का परागण और उसी पुष्प का वर्तिकाग्र आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। और ये किसमें होगा? उभयलिंगी पादपों में होगा। फिर है परपरागण। परपरागण, इसमें क्या होगा? ऐसा परागण
जिसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। और पर परागण है उसमें सहायक कौन होंगे? जंतु है। कौन है? जंतु है, पक्षी है, वायु है, जल है, कीट है। ये क्या है? पर परागण में सहायक होते हैं। यानी कि परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं मानव नर या मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। अब आपको या तो आपको हो सकता है नर के बारे में पूछा जाए या आपको मादा के बारे में पूछा जाए। इन दोनों में से एक की आने की इस साल क्या है? संभावना है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। तो बालकों, एक तो इस क्वेश्चन पर आप ज्यादा गौर फरमाएं और दूसरी हम बात करते हैं कि इकाई प्रवर्धन के 2 लाभ। इस क्वेश्चन को दिमाग में डालें और जो महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन हाइड्रा में मुकुलन द्वारा एलिंग जनन का सचित्र वर्णन करो और पुष्प की अंधेरी काट का नामांकित चित्र बनाना सीख लीजिए। उम्मीद है कि इनमें से आपको बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। समय नज़दीक है क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक ही आने वाली है और कुछ दिनों बाद में होली का जो हमारा त्यौहार है वो भी आने वाला है। 1-2 दिन आपका उसमें भी आप स्पेंड करेंगे। तो जाहिर है कि बालकों पढ़ाई करते रहिए। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।